हेलो दोस्तों, पाठन क्लासेस में मैं पूजा कुमारी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारी पहली क्लास है। इसको हिंदी में अनुपात एवं समानुपात भी बोलते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल के सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे तरह के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेशियो होता क्या है। ठीक है, तो रेशियो को हिंदी में हम कहते हैं अनुपात और प्रोपोर्शन को कहते हैं समानुपात। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है? रेशियो किसी भी दो एक तरह की चीजों का, सिमिलर चीजों का कंपैरिजन होता है। ठीक है, रेशियो किसी भी दो सिमिलर चीजों का कंपैरिजन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास 5 मैंगोज हैं और आपके पास 2 मैंगोज हैं, तो हम इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 5:2 या 5/2, हम किसी भी तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए कि मेरे पास 5 ड्रेसेस हैं, आपके पास 2 ड्रेसेस हैं, तो इनको हम कैसे कंपेयर करेंगे? 5:2 ड्रेसेस, और यहाँ पे ड्रेसेस ड्रेसेस कैंसिल आउट हो जाएंगे और ऊपर में मैंगोज मैंगोज कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होगा, क्योंकि सिमिलर चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, तो यूनिट जो है कैंसिल हो जाएगा। हम कभी भी आपकी सैलरी और मेरी एज को कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग तरह की चीजें हैं। या हम नंबर ऑफ मान लीजिए कि आपके पास 5 काउज हैं और मेरे पास 10 ड्रेसेस हैं, तो हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर चीजें नहीं है। हम कभी 5 मैंगोज और 50,000 सैलरी को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिमिलर चीजें नहीं है। तो जो दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं वो है सिमिलर थिंग्स, और जैसे ही सिमिलर थिंग्स होगा वैसे ही उनका जो यूनिट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, अब जब रेशियो का कोई यूनिट नहीं होगा, तो आपके पास 5 मैंगो थे, मेरे पास 2 मैंगो थे, आपके पास 5 ड्रेस थे, मेरे पास 2 ड्रेस थे, तो ये 5:2 हो गया मैंगोज का रेशियो, और ड्रेसेस का रेशियो हो गया यहाँ पे भी 5:2। ठीक है, तो अब इस रेशियो का कोई यूनिट नहीं है, इस रेशियो का कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये होता है हमारा रेशियो, कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर थिंग्स। ठीक है, अब देखिए इस रेशियो का कहने का ये मतलब हुआ, 5/2 रेशियो कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए A/B इज इक्वल टू 5/2, यानी कि वेन एवर A हैज 2, B हैज 5। समझ में आ रहा है आपको? वेन एवर A हैज 2 यूनिट ऑफ समथिंग, जब भी A के पास किसी चीज की 2 यूनिट्स हैं, तो B के पास उसी चीज की 5 यूनिट्स हैं। ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंगोस था, मैं कह सकती हूँ सैलरी हो सकती है कि A की 20,000 है, जब भी A के पास 20,000 होगी तो B के पास 20,000 होगी, तो A के पास 50,000 होगी। ठीक है, इसका भी रेशियो ये कट जाएगा आपस में, तो आपको मिलेगा 5/2। तो ये किसी कोई भी चीज हो सकती है, क्योंकि यूनिट नहीं दिया हुआ है। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि जब भी B के पास 2 होगा तो A के पास 5 होगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा रेशियो। अब ये चीज समझिए कि ये कुछ टोटल है। ठीक है, आपको कोई टोटल वैल्यू है। टोटल वैल्यू क्या? यहाँ पे 2 सैलरीज दी हुई थी, 50,000 और 20,000, तो इनकी टोटल वैल्यू क्या हो गई? 70,000। ठीक है, 70,000, यानी कि A के पास 50,000 है आउट ऑफ 70,000, B के पास 20,000 है आउट ऑफ 70,000। ठीक है, ये टोटल वैल्यू को समझना जरूरी है। उसी तरह यहां पर मान लीजिए ये A है और ये B है, तो A के पास 5 मैंगोज है आउट ऑफ 7, B के पास 2 मैंगोज हैं आउट ऑफ 7, A के पास 5 ड्रेसेस है आउट ऑफ 7, B के पास 2 ड्रेसेस है आउट ऑफ 7। तो टोटल वैल्यू का की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया रेशियो। अब प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन मतलब इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। देखिए, ठीक है, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो सिमिलर थिंग्स का होना जरूरी है, लेकिन जब भी हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ये जरूरी है कि दो रेशियोज आपस में इक्वल हो। जैसे कि हमने अपने पहले वाले एग्जाम्पल में
5 और 2 मैंगोज लिए थे और दूसरे वाले एग्जांपल में 5 और 2 ड्रेसेस लिए थे, इन दोनों का रेशियो 5/2 आ रहा था। अब हम इन दोनों को इक्वल कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो इन द एबव एग्जांपल बोथ रेशियोज आर 5/2, सो दे बोथ आर इन प्रोपोर्शन। इन दोनों को हम कहेंगे प्रोपोर्शन में, यानी कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रेशियो है उसकी यूनिट, उसमें कोई यूनिट नहीं है, लेकिन उसमें हमने जो चीज का कंपैरिजन किया था, जरूरी नहीं है कि इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाली चीजों में हमने उन्हीं चीजों का कंपैरिजन किया। ठीक है, इसमें सिर्फ दो रेशियो का आपस में बराबर होना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे 3/2 है रेशियो और यहाँ पे 6/4 रेशियो है, तो 3/2 इज इक्वल टू 6/4। क्यों? क्योंकि ये कट के तो आपको 3/2 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। इसका सिंबल होता है ये। ठीक है, और इसको हम इक्वल टू से भी डिनोट करते हैं, इक्वल के साइन से भी दर्शाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, रेशियो की अंडरस्टैंडिंग पे ही है ये क्वेश्चन, कि ₹4500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे दैट ए गेट्स हाफ ऑफ व्हाट बी गेट्स। 4500 को इस तरह से बांटा गया कि ए को बी का आधा मिलता है, यानी बी को कुछ भी मिले, बी को मान लीजिए ₹X मिलता है, तो ए को क्या मिलेगा? X/2। ठीक है, तो ये जो है देन फाइंड द अमाउंट्स ऑब्टेन्ड बाय ए एंड बी। ठीक है, तो देखिए ए को अगर 1 मिला तो बी को 2 मिलेगा, यही तो होता था रेशियो, यही होता था ना। हमने क्या कहा था? whenever b is 2 a is 1। क्यों? क्योंकि a b का हाफ है, तो हम इसको x मान ले अगर, तो ये हो जाएगा हमारा 2x। ठीक है, ये वाला भी इग्नोर कर दीजिए। जब भी हम इसको a को अगर हम x मान ले तो b हमारा 2x हो जाएगा, और टोटल वैल्यू क्या है? x टोटल वैल्यू है हमारा 4500। ठीक है, टोटल वैल्यू है हमारा 4500, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 1 + 2 3 हो जाएगा, तो इधर 4500 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 1500। यानी a के पास कितना है? 1500, और b के पास a का डबल है। इसका मतलब यही है ना, हमने इन दोनों को कंपेयर किया, तो जब भी a के पास 1 होगा तो b के पास 2 होगा, तो a के पास 1500 होगा तो b के पास क्या होगा? 2 × 1500 यानी कि 3000। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम कहते हैं कि कोई भी हमारा रेशियो दिया हुआ है, कोई भी हमारा रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो मान लीजिए x/y है। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अब जब भी इस रेशियो को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले नंबर को भी और नीचे वाले नंबर को भी, ये बात ध्यान से सुनिएगा, किसी रेशियो में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से अगर गुणा कर देते हैं या सेम नंबर से हम भाग दे देते हैं, तो वो रेशियो चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई रेशियो था 3/2। ठीक है, इस में ऊपर और नीचे दोनों आप 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए कि रेशियो आपका चेंज होता है क्या। देखिए ये आपको मिल जाएगा 12/8, लेकिन हमको हमेशा रेशियो जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, तो फिर से आप इसको 4 से काट देंगे तो आपको 3/2 ही तो मिलेगा, है कि नहीं? उसी तरह आप इसको 4 से भाग दे के देखिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब भी ये वाला जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? 3 × 4, और ये वाला जो है ये 2 के साथ नीचे आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 2 × 4, ये 4 आपस में कट जाएंगे, अगेन हमें मिलेगा 3/2। यानी हमें क्या समझ में आया कि किसी भी रेशियो में अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी ऊपर वाले अंक को और नीचे वाले अंक को, दोनों अंकों को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं या सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, नो चेंज इन रेशियो, ये पुराने रेशियो के बराबर ही रहेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं कोई नंबर को जोड़ देता हूं, a/x मान लीजिए और b/x, x यहाँ पे कोई नंबर है 12 13 15 कुछ भी, तो ये रेशियो बराबर नहीं होगा, ये रेशियो अनइक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई नंबर को जोड़ या घटा दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये रेशियो बराबर नहीं रहेगा पुराने रेशियो का, ये चेंज हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, 3/2 ही लेते हैं हम लोग।
पहले मैं यहाँ पे इंक इरेज कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आए। देखिए, अब आपने ए और बी दो नंबर लिए थे, मान लीजिए ये नंबर 3/2 है। अब इन दोनों में मैं 12 जोड़ के देखती हूँ, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 15/14, ठीक है, 15/14 हमें मिला। क्या 15/14 3/2 के बराबर है, पुराने रेशियो के बराबर है? नहीं, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रेशियो में अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी ऊपर वाले अंक को और नीचे वाले अंक को अगर सेम नंबर से गुना करते हैं या भाग करते हैं तो हमारा रेशियो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम सेम नंबर उसमें जोड़ या घटा देते हैं तो हमारा रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। मैंने ये कंसेप्ट यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि रेशियो के क्वेश्चंस में एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसको हम बोलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपको 3 नंबर दिया हुआ है एक्स, वाई और जेड, ठीक है, ये 3 नंबर आपको दिया हुआ है और आपको इसका एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। इस नाम से समझिए, सबसे पहले ये कहता है कॉमन, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब देख रहे थे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कहता है मल्टीपल, यानी इन 3 नंबर्स के मल्टीपल्स निकालिए। मल्टीपल्स क्या होगा, जैसे कोई नंबर है 5 तो उसके मल्टीपल्स होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये सभी उसके मल्टीपल्स हो जाएंगे। कोई नंबर है 6 तो उसका नंबर मल्टीपल्स होगा 6, 12, 18, 24, ये सभी उसके मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो इनके मल्टीपल्स निकालिए। अब देखिए, इनके मल्टीपल्स में क्या, इन तीनों के मल्टीपल्स में कौन कौन से नंबर्स कॉमन है। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको 5, 6 और मान लीजिए 3, हम एक और नंबर ले लेते हैं, ठीक है, एक मिनट, हाँ, 3 हम एक और नंबर ले लेते हैं। तो इनके मल्टीपल्स क्या होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है, और इसके मल्टीपल्स क्या होंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36, और इसके क्या होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ठीक है, मैं यहीं तक लेती हूँ। ये सारे और आगे भी इसके बहुत बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि हम इन तीनों नंबर का मल्टीपल्स लेंगे, तो 5 के मल्टीपल ये हो गए, 6 के मल्टीपल ये हो गए और 3 के मल्टीपल ये हो गए। अब इनमें कॉमन क्या है, तो आप देखिए कि 5 के मल्टीपल्स में, 6 के मल्टीपल्स में और 3 के मल्टीपल्स में क्या कॉमन है। तो देखिए, यहां पर से 5 और 3 में मुझे एक 15 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, लेकिन क्या ये 6 में आता है, तो 6 में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मुझे 30 भी कॉमन दिख रहा है, 15 के बाद 30 कॉमन दिख रहा है, 30 इसमें भी आता है, फिर 30 इसमें आता है क्या, हाँ, इसमें भी 30 आता है, 6 वाले में भी 30 आता है। तो ये सबसे छोटा नंबर है 30, जो कि इन तीनों का मल्टीपल है, इन तीनों का कॉमन मल्टीपल है। इसी को सबसे छोटा इन तीनों का कॉमन मल्टीपल, इसी को हम एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं कि हम सभी के मल्टीपल्स लिख लेते हैं और उनका जो कॉमन वैल्यू रहता है वो हम निकाल लेते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि इन सबको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 × 6 × 3, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 6 × 18 और 5 90। लेकिन 90 इन सब का लोवेस्ट नहीं है, तो आप इसमें से क्या हटा देंगे, इस इन सब में से देखिए कि क्या कोई फैक्टर है जो बार बार आ रहा है। इसको आप 3 × 1 लिख सकते हैं और इसको आप 3 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं, यानी 3 यहाँ पे भी आ गया है, यहाँ पे भी आ गया है, तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 30। 3 आपको एक बार ही लेना था, 3 आपको 2 बार नहीं लेना था। तो इस इससे आपको मिल जाएगा 30, यानी 30 आपका इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 239, यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल से समझाया हुआ है। तो 2 के मल्टीपल्स ये सब हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, और 3 के मल्टीपल्स क्या हो गए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है, और 9 के मल्टीपल्स क्या हो गए, 9, 18। तो इन सब में कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों में कॉमन है, तो वो है 18। देखिए, 9 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, लेकिन 9 यहाँ नहीं आ रहा है, तो तीनों का कॉमन नहीं है वो। उसी तरह 6 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, तो 6 इन तीनों का कॉमन नहीं है। इन तीनों का जो कॉमन सबसे छोटा नंबर है वो है 18, ठीक है।
तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 18। ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट और लोवेस्ट कॉमन नंबर एमंग ऑल थ्री इज कॉल्ड एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 7, 11 एंड 13। देखिए अब 7, 11 एंड 13 में कोई भी चीज जो है वो कॉमन नहीं है। ठीक है, 7, 11 और 13 में आपको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, तो सिंपली इसका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एलसीएम हमें मिल जाएगा। तो इसका एलसीएम हो गया हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 विच इज 1001। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रोपोर्शन हमने पहले ही समझ लिया था कि क्या होता है कि दो रेशियोज को जब हम बराबर कहते हैं तो उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। इसी को हम कहते हैं हिंदी में समानुपात। समानुपात, समानुपात जो है वो दो शब्दों से बना है, समान और अनुपात। समान इज सेम, इक्वल, और अनुपात इज रेशियो, यानी इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज। दो रेशियोज अगर इक्वल हैं तो उसको हम समानुपात कहेंगे, प्रोपोर्शन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए कि कौन सा रेशियो, दो रेशियो दिया हुआ है ए बाई बी और सी बाई डी, इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो ए बाई बी और सी बाई डी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक रेशियो है 4/5 और दूसरा रेशियो है 3/7। अब हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हम क्या कहेंगे, ये मान लीजिए ए बाई बी है और ये है सी बाई डी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ए को हम मल्टीप्लाई करते हैं डी से और बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं सी से। ठीक है, ए को जब आप इस तरह से लिखेंगे a इज टू बी बराबर c इज टू डी, तो बाहर को बाहर वाले से मल्टीप्लाई किया और अंदर को अंदर वाले से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और देखा कि कौन सा बड़ा है। अगर AD बड़ा है BC से, अगर AD बड़ा है BC से तो A बाई B बड़ा होगा C बाई D से। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे A की वैल्यू 4 है और D की वैल्यू 7 है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 4:5 और दिया हुआ है ये इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पे, ये हमने कंपैरिजन के लिए लिया है। 4:5 और 3:7, तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमें मिलेगा 28 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें मिलेगा 15। अब जाहिर सी बात है कि 28 जो है वो 15 से बड़ा है, यानी कि हमारा 4/5 बड़ा हो जाएगा किससे, 3/7 से। और इसका अपोजिट सोचिए कि अगर AD हमारा छोटा होगा, एक मिनट में इसकी इंक इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब जैसे AD अगर हमारा, यही हमने A इज टू B था और C इज टू D था, तो हमने AD बाहर बाहर वाले का प्रोडक्ट लिया और BC अंदर अंदर वाले का प्रोडक्ट लिया। तो AD अगर छोटा है BC से तो हमारा जो A बाई B है वो छोटा हो जाएगा C बाई D से। ठीक है, और अगर AD बराबर है BC के तो A बाई B बराबर हो जाएगा C बाई D के। ठीक है, ये तीन चीज, इस पे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। इस पे क्वेश्चंस SSC में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, विच इज बिगर बिटवीन 4/7 एंड 5/9, तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाहर वाले को बाहर वाले से और अंदर वाले को अंदर वाले से। तो आपको 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 36 और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 35। सिंस 36 इज ग्रेटर देन 35 तो 4/7 आपका बड़ा हो जाएगा 5/9 से। ठीक है, इसमें देखिए आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा, बाहर बाहर वाले को मल्टीप्लाई किया, 4 और 9 36 हो गया, 7 और 5 35 हो गया, 36 बड़ा है तो 4/7 बड़ा है, खत्म बात। ठीक है, विच इज बिगेस्ट एमंग 1/3, 2/5 एंड 3/4। अब 3 यहाँ पे दिया हुआ है, उसी तरह कभी 4 दिया हो सकता है, 5 दिया हो सकता है, तो आप स्टार्ट वैसे ही कीजिए, 2 का कंपेरिजन कीजिए, उसमें जो आपको बड़ा मिला उससे तीसरे का कंपेरिजन कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम 1/3 और 2/5 का कंपैरिजन करते हैं, तो 1 इंटू 5 आ गया 5 और 3 इंटू 2 हो गया 6, यानी कि अंदर अंदर वाला बड़ा है तो सेकंड नंबर हमारा बड़ा, तो 2/5 1/3 से बड़ा हो गया, 1/3 छोटा हो गया 2/5 से। अब इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए। ठीक है, तो 2 इंटू 4 8 और 5 इंटू 3 15, 2 इंटू 4 8 और 5 इंटू 3
15। इसमें भी अंदर अंदर वाला जो है उसको उसका मल्टीप्लाई किया तो बड़ा मिला हमें, यानी ये 3/4 जो है वो 2/5 से हमारा बड़ा हो गया, ठीक है। तो 3/4, तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ऐसे हम, तो बिगेस्ट हमारा क्या हो गया 3/4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिए कंपाउंड रेशियो क्या होता है। कंपाउंड रेशियो को ही हम मिक्स्ड रेशियो बोलते हैं, इसको हिंदी में हम मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात बोलते हैं। तो अगर बहुत सारे रेशियोज आपके दिए हुए हैं, A/B, C/D, E/F, ऐसे करके आपके बहुत सारे रेशियोज दिए हुए हैं, तो सभी ऊपर ऊपर वाले नंबर का जो प्रोडक्ट होगा उसका रेशियो सभी नीचे नीचे वाले नंबर्स के प्रोडक्ट से जो होगा उसको हम कंपाउंड रेशियो कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में A/B, C/D, E/F, G/H, इसमें A इंटू C इंटू E इंटू G डिवाइड बाई B इंटू D इंटू F इंटू H, इसको हम कहेंगे कंपाउंड रेशियो या मिक्स्ड रेशियो या यौगिक अनुपात, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ 3/4, 2/5, 6/7। तो कुछ नहीं, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे नीचे वालों का मल्टीप्लाई कर दिया और उसका रेशियो निकाल लिया। तो 3 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 इंटू 7, तो 36/140। अब ये देखिए रेशियो जो होता है आंसर्स में, जब भी आपको सवाल दिए रहते हैं तो हमेशा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आपको निकालना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि ऊपर वाले नंबर में और नीचे वाले नंबर में अगर कुछ भी कॉमन है तो आप उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ इसको हम 9 इंटू 4 लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 35। तो यहाँ पे 4 कॉमन है, 4 से ये दोनों कट रहा है, तो ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए फाइनल आंसर में आपका। तो इसका आंसर क्या है 9/35। जब हम इसको 4 से काटेंगे ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट को, तो हमें 9/35 मिलेगा। तो आंसर हमेशा आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही देना है, ठीक है। ये हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझिए कि डुप्लीकेट रेशियो क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। तो हिंदी में इसको कहते हैं वर्गानुपात, यानी वर्ग अनुपात। वर्ग इज नथिंग बट स्क्वायर, ठीक है। किसी चीज का स्क्वायर निकालना को हम वर्ग कहते हैं। तो अगर कोई रेशियो x/y हमें दिया हुआ है तो उसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा x² / y²। तो अगर डुप्लीकेट रेशियो आपको निकालना है, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल, यहाँ पे मैंने 5/7 लिया हुआ है, तो आप इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा 5² / 7², यानी कि 25/49, ठीक है। ये इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है, तो वर्गमूलानुपात। तो वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट। यानी कि आपने को अगर पूछा गया किसी सवाल में कि आपको सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, यानी कि आपको न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, यानी ऊपर वाले पार्ट का और नीचे वाले पार्ट का, दोनों का वर्गमूल निकालना है, दोनों का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो सब डुप्लीकेट रेशियो हमारा होता है √(x/√y), वेयर x/y इज द रेशियो। तो मान लीजिए आपको सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है किसका 81:64 का, तो हम √81/√64 लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा हमारा 9/8, ठीक है। चलिए अब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब घन अनुपात। घन अनुपात मतलब आपका जो भी रेशियो x/y दिया हुआ है, इसको आप x³/y³, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा। क्या होगा x³/y³, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा। तो मान लीजिए कि सवाल आपका है कि 3/4 का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3^³/4^3, यानी कि 27/4×4 = 64। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, देखिए डुप्लीकेट अगर स्क्वायर था तो सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट हो गया। उसी तरह ट्रिप्लीकेट अगर क्यूब है तो सब ट्रिप्लीकेट आपका क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद रखिए। तो अगर x/y कोई रेशियो दिया हुआ है तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा हमारा (x/√y). तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है 729/512 का। तो 729 आपको पता होगा कि 9 का क्यूब होता है और 512 आपको पता होगा कि 8 का क्यूब होता है। देखिए क्यूब्स जो है वो 15 तक सभी बच्चों को याद होना चाहिए। 15 तक के क्यूब्स सभी बच्चों को याद होने चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि एसएससी या किसी भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम्स में स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जैसे ही आपने 729 देखा और आपको पता है कि मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है, वैसे ही आपके दिमाग में 9 आना चाहिए।
एकदम इंस्टेंटली, इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। जैसे ही आपके दिमाग में आपने 512 देखा, वैसे ही आपके दिमाग में 8 आना चाहिए कि ये 8 का क्यूब है। तो क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 9/8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक होता है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो मतलब आपका कोई रेशियो है x/y, तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/x अपॉन 1/y, ये हो जाएगा। अब 1/x अपॉन 1/y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब भी, ठीक है, ये ऊपर चला जाता है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो ऊपर चला जाता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y/x। इसी को हम इनवर्स रेशियो बोलते हैं। अगर आपका कोई रेशियो 3/2 है तो उसका इनवर्स रेशियो हो जाएगा 2/3। कोई रेशियो आपका 5/7 है तो उसका इनवर्स रेशियो हो जाएगा 7/5। तो क्वेश्चन है फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ 3/4, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 4/3। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये वाली क्लास, ये हमारी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लास थी, इसको मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि वीडियोस छोटे छोटे बनाना, आप लोग भी अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकें, छोटे छोटे वीडियोस बनाना चाहती हूँ मैं, ताकि आप लोग ध्यान से देख सकें, समझ सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।